हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो क्लास में हम आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। सेल के अंदर दो टाइप के आरएनए मिलते हैं। फर्स्ट मेजर आरएनए होते हैं, कुछ माइनर आरएनए होते हैं। मेजर आरएनए के अंदर एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए आते हैं, जबकि माइनर के अंदर बहुत सारे प्रकार के आरएनएज आते हैं, जैसे कि माइक्रो आरएनए, एसआई आरएनए, क्रिस्पर आरएनए, टीलोमरेज आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए, स्मॉल कैजल बॉडी एसोसिएटेड आरएनए। बहुत सारे प्रकार के जो आरएनए होते हैं वो सभी माइनर में आते हैं। लेकिन मेजर के अंदर सिर्फ 3 तरह के आरएनए आते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। आज की इस वीडियो क्लास में हम सिर्फ जो मेजर आरएनए होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके क्या फंक्शंस होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आता है एमआरएनए। एमआरएनए को हम मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं। एमआरएनए साइटोप्लाज्म के अंदर जो जितने भी प्रकार के आरएनए होते हैं उसका 1 से 5% होता है कुल। जब हम टीआरएनए को देखेंगे तो टीआरएनए 5 से 10% होता है और सबसे ज़्यादा आरआरएनए होता है साइटोप्लाज्म में, लगभग 80% के आसपास। तो जो मैसेंजर आरएनए होता है वह साइटोप्लाज्म में होता है और बन के आता है न्यूक्लियस से बाय ट्रांसक्रिप्शन। तो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के द्वारा जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो आरएनए पॉल सेकेंड एमआरएनए बनाता है और यह एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आ जाता है। साइटोप्लाज्म में आता है और उसके बाद में इसकी स्प्लाइसिंग होती है, कह सकते हैं इसका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर कैप जुड़ जाती है, टेल जुड़ जाती है और इसकी स्प्लाइसिंग हो जाती है, जिससे इसकी 20% लेंथ कम हो जाती है। फिर इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इसके 5 एंड और 3rd एंड की 5 एंड से 3rd एंड की तरफ चल रहे अपन, तो इसके 5 एंड पर एक कैप होती है जिसको हम कह सकते हैं 7 मॉलिक्यूल्स होते हैं कैप में। ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट के 7 मॉलिक्यूल, या कह सकते हैं 7 मिथाइल ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट के 7 मॉलिक्यूल्स जुड़कर केप बना लेते हैं। यह केप इस एमआरएनए की 5 एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम से प्रोटेक्शन रखती है। टेल को देखा जाए तो टेल जो होती हैं वह 200 से 400 पॉली एडेनाइलेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, कह सकते हैं एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट के 200 से 400 मॉलिक्यूल्स जुड़कर एक टेल बना लेते हैं। इसको हम पॉली टेल भी कहते हैं। यह टेल इस एंजाइम की इस आरएनए की 3 एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम से प्रोटेक्शन देती है। बाद में जब हम केप से थोड़ा अंदर की ओर चल रहे हैं तो इसके अंदर सबसे पहले नॉन कोडिंग रीजन आता है। नॉन कोडिंग रीजन फर्स्ट, टेल से भी अंदर आते हैं तो भी नॉन कोडिंग रीजन सेकेंड आता है। नॉन कोडिंग रीजन जो फर्स्ट वाला जो होता है वह 10 से 50 बेस पेयर्स का मिलता है, और जब नॉन कोडिंग रीजन सेकंड को देखेंगे तो वह 50 से 100 बेस पेयर्स का होगा। उसके बाद में नॉन कोडिंग रीजन के जस्ट अंदर चलते हैं तो इनिशिएशन कोडोन आता है 5 एंड की ओर और 3rd एंड की ओर टर्मिनेशन कोडोन आ जाएंगे। बीच के रीजन के अंदर हमारे को कोडिंग सीक्वेंस मिलेगा जहाँ पर सभी एक्सॉन्स होंगे। यहाँ पर पूरे जो एमआरएनए होता है उसके अंदर 900 से लेकर 1500 नाइट्रोजनस बेसेस पाए जाते हैं, जिनके अंदर कोडिंग सीक्वेंस भी होगा, इनिशिएशन टर्मिनेशन कोडोन भी हो जाएंगे और नॉन कोडिंग रीजन भी हो जाएंगे और टेल और कैप भी आ जाएगी। ये इसके अंदर कुल 7 रीजन होते हैं। सेंटर में कोडिंग रीजन है, दोनों तरफ इनिशिएशन और टर्मिनेशन कोडोन आ जाएंगे। उसके बाहर की ओर नॉन कोडिंग रीजन्स होंगे और उसके बाहर कैप और टेल होगी। इस तरह से एमआरएनए की स्ट्रक्चर होती है। एमआरएनए मैंने पहले भी बताया कि एमआरएनए डीएनए से आरएनए पॉल सेकेंड की वजह से बनता है, साइटोप्लाज्म में आ जाता है। इसका काम होता है कि कोडोन को लेकर आता है या इन्फॉर्मेशंस को लेकर आता है राइबोसोम तक, ताकि यहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस किया जा सके। इसके बाद में एमआरएनए के बाद सेकेंड आता है टीआरएनए। जब हम टीआरएनए की स्ट्रक्चर को देखें तो टीआरएनए के पास में कुल 77 नाइट्रोजनस
बेस पेयर्स होते हैं, सॉरी बेसेस होते हैं। एक साइंटिस्ट था क्लोवर, उन्होंने बताया था कि रॉबर्ट होले होता है साइंटिस्ट, उसने बताया कि इस टीआरएनए की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्लोवर लीफ की तरह होती हैं, इसलिए इसकी स्ट्रक्चर का एक मॉडल दिया गया है जिसे क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं। इसके अंदर 77 नाइट्रोजनस बेसेस होंगे। इसके अंदर 4 आर्म्स होती हैं, जैसे फर्स्ट आती है एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट या एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट होती है, जहाँ पर एमिनो एसिड आकर जुड़ती हैं। जो CCA सीक्वेंस है उससे एमिनो एसिड आकर जुड़ती है इस फर्स्ट वाली आर्म पे। सेकेंड वाली आर्म आती हैं, उसको हम DHU आर्म कहते हैं या डाईहाइड्रोयूरिडीन आर्म भी कह सकते हैं। इसको हम कहते हैं एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटाइज आर्म। यह आर्म जो होती हैं वो फर्स्ट वाली आर्म को प्रमोट करती हैं एमिनो एसिड बाइंडिंग के लिए। थर्ड आर्म आती हैं जिसे हम एंटी कोडोन आर्म कह सकते हैं या कोडोन रिकॉग्निशन आर्म होती हैं। यह mRNA के कोडोन को रिकॉग्नाइज करती हैं उस बेस पर जो फर्स्ट आर्म है उस पे ऊपर एमिनो एसिड जुड़ती है। लास्ट आर्म आती हैं जिसको T-साइसी आर्म कह सकते हैं। T मतलब थाइमीन और साई मतलब स्यूडोयूरिडीन और साइटोसिन आर्म कहते हैं। राइबोसोमल बाइंडिंग साइट भी कहते हैं, यह उस राइबोसोम से बाइंड होने वाली आर्म है। यहाँ इसकी स्ट्रक्चर में स्टेम और लूप कंडीशन मिलती है। यहाँ जो सेकेंड आर्म है DHU आर्म है, उसके पास में 4 बेस पेयर्स मिलते हैं स्टेम के अंदर, बाकी लूप होती है एंड पर। 5 और 5 बेस पेयरिंग मिलती हैं एंटीकोडोन और T-साइसी आर्म में, और 7 बेस पेयरिंग मिलती हैं एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट के अंदर। कुल 77 बेसेस होते हैं इसके पास में, जिसमें से 10 बेसेस जो होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं, मतलब अलग होते हैं, और जो 67 है वो इसके अंदर नॉर्मल से होते हैं। 10 इसके अंदर मॉडिफाइड है, जैसे एग्जांपल है डाईहाइड्रोयूरिडीन के 3 मॉलिक्यूल मिलेंगे इसके अंदर, 2 मॉलिक्यूल स्यूडोयूरिडीन के मिलेंगे, एक ग्वानोसिन मिथाइल ग्वानोसिन का होगा, एक आयनोसिन का होगा, एक डाईमिथाइल ग्वानोसिन का होगा, एक राइबोथाइमिडीन का होगा। इस तरह से इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स 10 मॉलिक्यूल इसके अंदर मॉडिफाइड होते हैं। यह जो टीआरएनए होता है ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, और आरएनए पोल थर्ड की वजह से डीएनए से बन के आता है, साइटोप्लाज्म में रहता है, और इसका काम यही होता है कि ये एमिनो एसिड को कोडोन को mRNA पर जो कोडोन है उसको रिकॉग्नाइज करके साइटोप्लाज्म में जो एमिनो एसिड्स है उनको पकड़कर राइबोसोम तक अवेलेबल करवाने का काम करता है। यहाँ जो टीआरएनए होते हैं वो एक ही प्रकार के mRNA के कोडोन के लिए, या कह सकते हैं अलग अलग प्रकार के कोडोन के लिए एक ही प्रकार का टीआरएनए काम कर सकता है, जो जैसा कि वोबल हाइपोथेसिस में बताया गया है। नेक्स्ट आता है लास्ट आरआरएनए। आरआरएनए को हम सोल्यूबल आरएनए भी कहते हैं। आरआरएनए की फुल फॉर्म है राइबोसोमल आरएनए। पहले टीआरएनए की फुल फॉर्म हो जाएगी ट्रांसफर आरएनए। तो यहाँ पर जो आरआरएनए होता है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलता है साइटोप्लाज्म में 80%, और जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, बट इसके अंदर सेल्फ बेस पेयरिंग की वजह से, या कह सकते हैं इसी के सबस्ट्रैंड के एक सिंगल स्ट्रैंड के मॉलिक्यूल्स ही बेस पेयरिंग के द्वारा कुछ जगहों पर लूप बना लेते हैं या डबल स्ट्रैंडेड होकर लूप बना लेते हैं। इस वजह से ये हमारे को डबल स्ट्रैंडेड दिखाई देता, बट होता नहीं है डबल स्ट्रैंडेड। आरएनए सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा। आरएनए का फंक्शन होता है कि राइबोसोम बनाना। आरएनए का फॉर्मेशन न्यूक्लियोलस करती हैं, और यह आरएनए पोल फर्स्ट की वजह से बनता है और साइटोप्लाज्म में आ जाता है और राइबोसोम बना लेता है। तो इस तरह से आरएनए तो राइबोसोम बना लेगा, और एमआरएनए आएगा कोडोन को लेकर, और टीआरएनए साइटोप्लाज्म में पहले से प्रेजेंट होता है, जो उस कोडोन को रिकॉग्नाइज करके एमिनो एसिड को राइबोसोम तक अवेलेबल करवा देता है, ताकि उनसे राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन सिंथेसिस हो पाएगा, जिससे एक नई पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी एमआरएनए के कोडोन के अकॉर्डिंग। तो इस तीनों तरह के आरएनए होते हैं। इन तीनों का आगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन भी होता है ताकि ये एक्टिवेट हो जाए। जैसे टीआरएनए के अंदर CCA सीक्वेंस ऐड होता है,
न्यूक्लियोलाइटिक क्लीवेज होता है, न्यूक्लियोज रिएक्शंस होती हैं, mRNA के अंदर कैपिंग होती है, टेल जुड़ती है, स्प्लाइसिंग होती है। इस तरह से यहाँ पर RNA के अंदर भी ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड जो इंट्रॉन्स होते हैं उनके द्वारा कुछ रिएक्शंस होती है, जिसकी वजह से इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं ताकि ये एक्टिवेट हो जाए। तो इस तरह से ये तीनों टाइप्स के मेजर RNA होते हैं। थैंक यू।